ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हिमाचल में सरकार बन चुकी है, कांग्रेस ने वापसी की है। आपको बता दें 40 सीटों के साथ कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई है। भाजपा जिस दावे के साथ चुनाव लड़ रही थी कि रिवाज बदलेंगे, वो दावा खारिज हो चुका है और कांग्रेस ने रिवाज बरकरार रखते हुए गौरव सरकार बना ली है। जी बिल्कुल, रिवाज बरकरार है लेकिन राज बदल चुका है। और अब किसका राज होगा? कांग्रेस तो उसमें है, लेकिन कांग्रेस में कौन सा चेहरा होगा उस पर यह समय चर्चा है। देखिए, अब क्या वीरभद्र परिवार के पास रहती है सत्ता या फिर आगे कहीं ट्रांसफर किसी और तरफ चली जाती है कांग्रेस में, उसके ऊपर नजर रहेगी। जास्मिन, अब हम कोशिश करते हैं कि एक बार आंकड़ों के जरिए भी कुछ अपने दर्शकों तक पहुंचा सके और कोशिश करेंगे कि मैजिक बॉल के जरिए कुछ आंकड़े हम जरूर पहुंचा सके अपने दर्शकों तक। देखिए, मैजिक बॉल में शुरुआत करता हूं 2022 के आंकड़े जो हमारे पास अभी मौजूद हैं। 68 सीटों पर 40 पर कांग्रेस जीती है, 25 पर बीजेपी है और 3 अन्य के खाते में, जबकि आम आदमी पार्टी वहां पर खाता नहीं खोल पाई। बिल्कुल गौरव, एक चीज अन्य यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये अन्य कोई राजनीतिक पार्टियां या स्थानीय पार्टियां नहीं है, ये निर्दलीय हैं और भाजपा के बागी हैं। बिल्कुल, और ये बीजेपी को डेंट करके गए हैं। ना सिर्फ इन्होंने अपनी सीट यहां पर निकाल दी और बहुत सारे ऐसे बागी हैं जो जीत नहीं पाए लेकिन खेल बिगाड़ गए। और मैं एक बार रुक करता हूं, 2017 के क्या कुछ समीकरण थे वो भी आपको नजर आएंगे। मैं दोबारा करता हूं ताकि एक बार दर्शकों से बात जरूर हो जाए। देखिए, जो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हिमाचल का मैप है और यहां पर आपको ब्लू नजर आ रहा है। जो नीला रंग, उसका मतलब है कांग्रेस। जहां पर भगवा आपको नजर आ रहा है, उसका मतलब है बीजेपी। तो यहां पर बीजेपी जीती है इन सीटों में। ये सारा मंडी का जिला है और ये सारी जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ये कांगड़ा वाला हिस्सा आ गया और ये नीचे सोलन वाला और सिरमौर वाला हिस्सा आ गया। तो जहां जहां आपको ब्लू नजर आ रहा है, ज्यादा नजर आ रहा है, सीधा सा मतलब है कि यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यही तस्वीर देखिएगा, एकदम से मैं 2017 पर जाऊंगा और आपको समझ आएगा कि किस तरीके से सब कुछ बदल जाएगा। ये 2022 का आपने देखा, अब 2017 का देख लीजिए और ये बताने के लिए काफी है कि किन जगहों पर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पिछली बार बीजेपी की। जास्मिन, और ये भगवा रंग जहां जहां नजर आ रहा है, पता लग रहा है कि 2017 और 2022 के आंकड़े बिल्कुल ही बदल गए बीजेपी के लिए खास तौर पर। बिल्कुल, और एक तरीके से अगर हम सीट्स को देखें तो इस बार कांग्रेस 40 पर है और भाजपा 25 पर है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर जो हम कह सकते हैं कि रिवर्स जो हुआ है वो लगभग सिमिलर ही नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2017 का क्योंकि यहाँ पर ये डेटा है तो वोट परसेंटेज पर भी नजर डालना और फोकस करना जरूरी है। 6% का डिफरेंस वहां पर रहा था। और अगर अन्य की हम बात करें तो 3 उस वक्त अन्य जीत दर्ज की थी। सही में इस बार भी 3 है, पिछली बार ये है कि एक सीपीआईएम का जरूर कैंडिडेट इसमें शामिल था, कैंडिडेट था। और इस बीच हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज का हम सीधे रुख करेंगे और पंकज से जानने की कोशिश करेंगे। पंकज, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है और क्योंकि भाजपा हार चुकी है, कांग्रेस जीत चुकी है, और किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से जीत का, और भाजपा के क्या हाल है? क्या कुछ जानकारियां इस वक्त ग्राउंड पर मिल पा रही है? और मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर 5वीं बार चुनाव जीते हैं और वो अब चंडीगढ़ के लिए रवाना जो है वो होने वाले हैं। चंडीगढ़ आज रात को मुलाकात जो है वो जो बघेश बघेल हैं उनके साथ करेंगे, राजीव शुक्ला के साथ करेंगे, क्योंकि कल मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ में बुला ली गई है। कल एक निजी होटल में मीटिंग जो है वो सभी विधायकों की रहने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में ये चुना जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। मुकेश अग्निहोत्री उनका एक नाम है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी विपक्ष में होने के नाते विपक्ष दल का नेता चुना गया। मैंने मुद्दे उठाए और मैंने पूरे राज्य में कांग्रेस का प्रचार किया। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति ठाकुर राजपूत उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या इस बार ब्राह्मण को बनाया जाएगा, तो उन्होंने इशारा जरूर कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अनुशासन में रहने वाला सिपाही हूं, लेकिन इशारों में जरूर कह दिया कि ब्राह्मण को भी मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। जी, लेकिन पंकज, अगर हम हिमाचल की राजनीति को समझे और गौरव अगर हिमाचल की राजनीति को हम समझे तो यहाँ पर जाति का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हावी नहीं रहता है। हालांकि सीएम पद की अब बात हो रही है तो प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की चर्चा ज्यादा है। क्या मुकेश अग्निहोत्री भी अपने आप को इस रेस का हिस्सा मान रहे हैं?
देखिए, इसकी दो तीन अहम वजह है। एक तो प्रतिभा देवी सिंह के गुट के माने जाते हैं, जो वीरभद्र सिंह थे वो उनको अपने बेटे की तरह मानते थे। और दूसरा फैक्टर जो है, 5 बार चुनाव जो है वो जीते हैं, इस बार 5वीं बार चुनाव जीते हैं। तीसरा, उनको इस बात को भी लगता है कि वो जब ओपोजिशन में तो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने पूरी पार्टी को टूटने से संभाला और प्रचार किया लोकल मुद्दे के साथ, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कास्टिज्म की बात की, अमूमन हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है कि राजपूत सीएम जो है वो रहते हैं, चाहे प्रेम कुमार धूमल हो, चाहे वीरभद्र सिंह हो, चाहे जयराम ठाकुर हो। पंडित एक केस में जो है वो बनाए गए हैं, तो ऐसे में ये पक्ष जरूर है। लेकिन अब जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि विधायक दल की मीटिंग क्यों बुलाई गई है, नंबर किसके पास ज्यादा होंगे? प्रतिभा देवी सिंह के पास नंबर ज्यादा होंगे, नंबर जो है वो सुखविंदर सुक्खू के पास ज्यादा होंगे, क्योंकि सुक्खू को हाईकमान के नजदीक माना जाता है। और सुखविंदर सुक्खू प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा, उनका आशीर्वाद है, उनकी नजदीकियां हैं। बिल्कुल, लेकिन पंकज जिस तरीके से आप मेंशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वीरभद्र सिंह के गुट के माने जाते हैं मुकेश अग्निहोत्री, और क्योंकि प्रतिभा सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में आगे चल रहा है, और अगर मान लीजिए प्रतिभा सिंह के नाम पर मोहर लग जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर मुकेश अग्निहोत्री का समर्थन प्रतिभा सिंह को ही जाएगा और उनके गुट का भी। अकेले मुकेश अग्निहोत्री नहीं, बल्कि मुकेश अग्निहोत्री के संपर्क में जितने भी विधायक हैं, वो उनका सबका जो समर्थन है वो प्रतिभा देवी सिंह के पक्ष में जाएगा। लेकिन प्रतिभा देवी सिंह को लेकर एक पॉइंट है कि वो इस समय लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट है, चुनाव लड़े नहीं है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक सीट खाली करनी पड़ेगी। लोकसभा में ऑलरेडी कांग्रेस के पास पहले से नंबर कम है, तो ऐसे में इस वजह से भी पार्टी विचार कर रही है किसको बनाया जाए। और प्रतिभा देवी सिंह को लेकर क्या सुक्खू राजी होंगे? क्योंकि सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। लगातार हमने ये तस्वीर 2017 से लेकर अब तक देखी है, लगातार उनमें मनमुटाव रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए हैं। तो सुक्खू राजी होंगे, और दूसरा ये भी देखना होगा कि सुक्खू के पास कितने नंबर हैं। इसीलिए इतनी माथापेची करनी पड़ेगी, और इसीलिए चंडीगढ़ में सभी को बुला लिया गया, और बीजेपी भी इस बात को जानती है, और इसीलिए ये सारा समीकरण। अब ये कहा जाता है कि चुनाव तो जीत लिया, खेला तो अब शुरू हो सकता है। वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से भूपिंदर सिंह हुड्डा, बघेल साहब और राजीव शुक्ला सबको इकट्ठा करके एक चेहरे पर सहमति बनाते हैं, और एक चेहरे पर अगर मुख्यमंत्री पर सहमति नहीं बनती तो क्या हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा? ये भी अपने आप में तस्वीर देखने वाली। चलिए, ये भी देखने लायक होगा। शुक्रिया पंकज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीकरणों के ऊपर ही हम अब चर्चा कर रहे हैं, देखिए सबकी नजर इसके ऊपर है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि कितने अभी कैंडिडेट्स नजर आते हैं। एक कैंडिडेट कौल सिंह ठाकुर थे, और आशा कुमारी भी हो सकते थे। देखिए, एक है वीरभद्र का परिवार, प्रतिभा सिंह है और विक्रमादित्य सिंह है। दोनों में से अगर एक को कुर्सी मिलती है तो चांसेस हैं कि प्रतिभा सिंह को मिलेगी कि वो अपना एमपी की कुर्सी छोड़े और आके सीएम का पद संभाले। अगर उनमें से सीट मिल गई, अगर उनको नहीं मिल पाती तो फिर नेक्स्ट नाम आ गया सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सुक्खू का इसलिए भी एक जरूर जैस्मिन जिक्र हो रहा है कि जैसे पंकज भी जिक्र कर रहे थे कि 36 का आंकड़ा है। तो ये देखिए आमतौर पर क्या होता है कि अगर हमें नहीं दे रहे तो जो हमारे पार्टी के अंदर विरोधी हैं उनको भी मत दीजिए, हो सकता है कि वीरभद्र परिवार ये बोले कि ठीक है हमारे पास नहीं आ रही ना, तो सुक्खू के पास भी नहीं जाएगी। ठीक, हाँ, मतलब सुक्खू निकल गए, वीरभद्र परिवार निकल गया, फिर नंबर आया मुकेश अग्निहोत्री का। अब मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों को लेकर क्योंकि राजपूत बहुत बड़ी संख्या में वहां पर है, तो उनके खाते में भी चले जाना ये मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये भी मुश्किल नजर आ रहा है। और उसके अलावा जो कुछ अहम नाम है गौरव यहाँ पर, जैसे धनीराम शांडिल हैं, सोलन से जीत भी गए हैं, काफी सीनियर नेता भी हैं, अपने दम पर उन्होंने वीरभद्र सिंह के समय चुनाव लड़ा, लोकसभा सीधे पहुंचे, और उसके बाद वीरभद्र सिंह ने उनको परखा, उनको देखा कि नहीं ये राजनीति लायक बंदा है, फिर वो अपने पाले में उनको लेकर आए, फिर कांग्रेस में उनको लेकर आए। तो धनीराम शांडिल का भी एक बड़ा तगड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। ऐसे में धनीराम शांडिल भी ताल कहीं ना कहीं ठोकी है उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से। उसके अलावा प्रोफेसर चंद्र कुमार है जी, वो भी चुनाव जीत चुके हैं, उनका डेटा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली मंगवाया है। तो इस तरीके के कुछ बड़े सीनियर नेताओं के नाम है कांग्रेस पार्टी में भी। धनीराम शांडिल हो गए, प्रोफेसर चंद्र कुमार हो गए, और जिस तरीके से आप ये मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू की आप बात कर रहे हैं, प्रतिभा सिंह की अगर आपने अभी जस्ट जो मीडिया से वो मुखातिब हुई, अगर आपने उनकी ये बात सुनी होगी तो वहां पर उनसे ये सवाल किया गया कि क्या अब सुखविंदर सिंह सुक्खू
सुक्खू के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में ये बयान दिए हुए हैं कि जो विधायक दल का चुनाव जिसने लड़ा है, जो जीता है, वही मुख्यमंत्री की रेस का चेहरा होगा, वही मुख्यमंत्री की रेस में आगे जाएगा। और प्रतिभा सिंह इस बात को सिरे से नकारती हुई बड़े तीखे तेवरों में नजर आई कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे विधायक दल हैं वो बैठेंगे, विधायक दल के नेता जितने भी हैं वो बैठेंगे और आलाकमान साथ बैठेगा और फिर मंथन किया जाएगा। तो जो बात आप यहां पर कह रहे हैं कि अगर प्रतिभा सिंह के नाम के ऊपर मोहर नहीं लगती है, तो जाहिर सी बात है वीरभद्र परिवार के, हॉली लॉज के धुर विरोधी रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर भी वो मोहर नहीं लगने देंगे। बिल्कुल। देखिए, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री को हम ब्राह्मण होने की वजह से कह रहे हैं कि शायद उनको मौका ना मिले। लेकिन देखिए, कांग्रेस पंजाब में बहुत बड़ा डेंट झेल चुकी है। जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह हटे तो उस समय मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब बिल्कुल तकरीबन साफ हो चुका था कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सुनील जाखड़ इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि पंजाब में कोई सिख फेस होना चाहिए। पार्टी के अंदर से खबरें निकल कर आ गई। डेंट क्या हुआ? सुनील जाखड़ चुनाव में एक्टिव नजर नहीं आए, उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा पंजाब का, और उसके बाद वो छोड़ गई कांग्रेस को, बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि वैसा कुछ माहौल अगर बन जाता है तो उनके लिए दिक्कत कांग्रेस के लिए हो सकती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। जैसा कि प्रतिभा सिंह ने कहा था कि थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम रुख करेंगे, क्या कुछ वो मीडिया से कहेंगी इस वक्त। उनका ये बयान, उनका मीडिया से मुखातिब होना अपने आप में काफी अहम होगा। जीत के बाद पहली बार वो मीडिया से मुखातिब होंगी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लगातार ये महा कवरेज जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। चलिए, आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी प्रतिभा सिंह बैठी हुई हैं और कुछ ही पलों में उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपको हम सुनवाएंगे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जीत के बाद है, केवल उसलिए नहीं बल्कि अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो जंग है उसको लेकर यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। आमतौर पर जास्मिन क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हाईकमान को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अब ये शिमला, सोलन और सिरमौर के जिलों का जिक्र करके किस तरह से बात करते हैं उसके ऊपर नजर रहेगी, और कोशिश करते हैं कि प्रतिभा सिंह इस समय बोल रही हैं, उनकी आवाज अपने दर्शकों तक हम पहुंचा पाए। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, और क्योंकि अभी वो मीडिया से मुखातिब होंगी, मीडिया के सवालों का जवाब वो देती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी प्रतिभा सिंह के कंधों पर सौंपी गई और बखूबी उन्होंने निभाया। जी, वो संबोधन करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस के बंधुओं का, सोशल मीडिया के सभी यहाँ पर आए महानुभावों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहाँ पर पूरे प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई है। इस विजय उत्सव को मनाने के लिए सभी के दिलों में एक उत्साह और खुशी का माहौल पूरे प्रदेश में दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और जन जन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से हम इस चुनाव को जीत पाए। दूसरी बात, हमारे पार्टी वर्कर, पार्टी के सभी आला नेता, पार्टी का सभी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वर्कर, इनका भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिस तरीके से इन्होंने इस चुनाव में काम किया और हमारे पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया, उसमें उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सब जानते हैं कि हाईकमांड श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनका बहुत बड़ा वरदहस्त हमारे ऊपर रहा, इनका आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से हम इस ये सफलता हमको मिल पाई। तो आज उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हमारे जो प्रभारी रहे शुक्ला जी, तेजेंद्र बिट्टू जी और सभी कांग्रेस के जो बाहर से ऑब्जर्वर भी लगे, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने भी रात दिन मेहनत करके हमको इस चुनाव में सफलता प्रदान की।
सबसे पहले तो मैं आपको मुख्य कारण बताना चाहती हूं कि ये जो चुनाव हमने जीता है, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका एक चेहरा हर चुनाव में होता था और लोग उस चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। इस बार उनकी कमी जरूर महसूस हुई और लोगों ने ये प्रण किया, ये फैसला किया कि आज माननीय वीरभद्र सिंह जी बेशक हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी तस्वीर, उनकी यादें, उनके काम और उनका जो जुड़ाव लोगों से था वो आज भी बरकरार है। और इसलिए हर व्यक्ति ने ये महसूस किया कि वीरभद्र सिंह जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनका ऋण हम एक वोट देकर चुकाना चाहते हैं। इसमें सभी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और हमें ये सहयोग दिया, जिसकी वजह से हमको ये सफलता मिल पाई। कुछ कारण ये भी रहे, भाजपा की सरकार ने बहुत से वायदे किए, लोगों की बहुत सी आशाएं थी कि भाजपा की सरकार, जिसको लोगों ने मौका दिया था, 5 साल उनकी सरकार प्रदेश में रही और 5 सालों में जयराम ठाकुर जी ने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कोई काम किया हो। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इसी कार्यकाल में कोविड आया और 2 साल कोविड में भी लोगों को लगा कि शायद हम जहां कुछ और काम नहीं कर पा रहे, कम से कम ये हमारे को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और जो हमारे मरीज जिनको हम अस्पताल पहुंचा रहे हैं उनको मदद मिलेगी, चाहे वो ऑक्सीजन की उनको कमी लगी, दवाइयों की कमी लगी, उसमें भी ये सरकार बुरी तरह नाकाम रही। इन्होंने जो जिस तरीके का घोटाला इसमें हुआ है वो भी एक बहुत ही दुखद बात है कि ऐसे कार्यकाल, ऐसे वक्त में जबकि लोग और मरीज मौत और जिंदगी से जूझ रहे थे, उस वक्त इन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल ये जो हुआ है वो जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि कहां तो सेवाएं देनी थी। और इसमें भी मैं ये कहना चाहती हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने जो बहुत पहले एक सोच की थी और एक ऑक्सीजन प्लांट जो लगाया, जिसकी वजह से बहुत सी जानें बची और इस सरकार से लोगों को लगा कि शायद हमारे को मदद मिलेगी, पर चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखी। तो ये भी एक मुख्य कारण था। जहां तक इस सरकार की बात है, अब आप सब जानते हैं कि ना कोई विकास का काम हुआ, ना ही कोई ऐसा बड़ा कार्य हुआ जिसको हम कह सकें कि इनके कार्यकाल में जयराम ठाकुर की सरकार की ये देन है। और उसी तरह से जो स्कैंडल्स इनके कार्यकाल में हुए, पुलिस में भर्ती में घोटाला आपके सामने है कि किस तरीके से इन्होंने, बहुत से बच्चों ने उसमें आवेदन दिया था, बहुत ने बच्चों ने वो टेस्ट क्लियर किया था और उनको लगता था कि हमें एक सरकारी नौकरी उपलब्ध होगी, पर उसमें भी इन्होंने ये कह दिया कि ये इसमें एक घोटाला हुआ है, जबकि सब जानते हैं कि किस तरीके से ये जो ये पुलिस की भर्ती में एक स्कैंडल हुआ है वो आप सबके सामने जाहिर है। उसी तरह से हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों में बहुत सी आशाएं जो लोगों को थी, चाहे वो सड़कें बनाने की बात थी, हमारे किसान बागवान जो बहुत त्रस्त थे और उनको लगता था कि शायद इस सरकार हमारी मदद करेगी, और उसमें भी उनके आशाओं के मुताबिक ना वो सड़कों पर पैचवर्क हुआ, ना वो सड़कें बनी, ना वो सड़कों को दुरुस्त किया गया और बागवान और किसान त्रस्त रहे, क्योंकि उनको लगता था कि इस कार्यकाल में शायद हमको कोई राहत मिलेगी, हमारी मांगों पर सरकार गौर करेगी। कहां तो गौर करने की बात, और इन्होंने जीएसटी लगाकर, चाहे वो आपके खाद्य पदार्थ में का, चाहे वो सेब स्प्रे में, चाहे वो सेब की पेटियों में, चाहे ट्रे में, इस तरीके से जीएसटी लगाकर आज सारे बागवान निराश थे। उनका भी एक मुख्य कारण रहा कि उन्होंने भी ये कहा कि इन्होंने कुछ करके नहीं दिया, अब हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तभी हमारी आशाओं को हम सफल कर पाएंगे। तो ये कुछ चंद सी बातें थी जो इनसे नाराजगी का कारण था। महंगाई आप देख रहे हैं कि महंगाई, यही बीजेपी की सरकार कहती थी, यही प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में अपने मुख से कहा कि अगर आप मुझे मौका देंगे, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने कहा जब मेरा वक्त आएगा
तो मैं ये 450 का सिलेंडर इसकी दाम घटाकर आपको महंगाई कम करके दूंगा। कितनी बार प्रधानमंत्री जी का दौरा यहां पर हुआ, पर एक बार भी उन्होंने कोई महंगाई कम करने की बात नहीं की। उन्होंने ही कहा था कि मैं 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करूंगा, और आज देखें आप 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उसमें भी हमारे नौजवानों को निराशा ही हाथ लगी। तो इस तरीके का कार्यकाल इनका रहा, इससे बहुत निराशा लोगों को हुई है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी हिमाचल प्रदेश में काम किया है, और माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय हिमाचल विकास के लिए दिया है और बढ़ चढ़ के यहाँ के काम किए हैं। जिस क्षेत्र में भी वो गए, जिन्होंने भी मांग की कि हमको स्कूल की कोई कमी है, 10+2 स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और वो अग्रिम में पैसा भी उसके लिए उपलब्ध करवा देते थे। एज सून एज ही अनाउंस्ड कि आई वाज गिविंग अ 10+2 और कॉलेज, एंड ही वुड गिव द मनी ऑल्सो एंड से कि आप यू गो अहेड, तो तुरंत वो काम पर भी काम हुआ करते थे। और आज आप देखेंगे कि लोगों ने कंपैरिजन किया, लोगों ने ये देखा कि हमने बीजेपी को भी मौका दिया, बीजेपी की सरकार भी बनी, पर इनके कार्यकाल में ना कोई काम आगे बढ़े और ना ही कोई बात ऐसी हुई जिससे हम इस सरकार को दोबारा रिपीट करने का मौका दें। तो मैं समझती हूं कि इस बार हमने ओपीएस की बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ी निराशा लोगों के दिल में थी कि भाजपा के लोगों से हमने बार बार आवेदन किया, भाजपा की सरकार से आवेदन किया कि हमको ओपीएस लागू करके दे, पर हमने कहा कि अगर भाजपा ने नहीं किया तो हम आपको, हमारी सरकार बनेगी तो ओपीएस भी हम आपको लागू करके देंगे। और महिलाओं को जो अपना घर गृहस्थी चलाने में बहुत सी दिक्कतें आ रही है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, तो हमने उनको कहा कि हम हर महिला को हर माह 1500 हमने उनको धनराशि देने की बात की है। और उसके अलावा हमने नौजवानों को, जो कि आज की डेट में भी 65,000 वेकेंट पद पड़े हैं, तो हमने कहा हमारी सरकार आएगी, हम इन पदों को भी भरेंगे और हम नए आयाम स्थापित करेंगे जिससे हम अपने नौजवानों को रोजगार प्रदान कर सकें। और भी हमने कुछ बातें जो मैनिफेस्टो में की है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और हम इन कामों को लागू करेंगे और तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे याद है वीरभद्र सिंह जी भी सबसे पहला काम यही करते थे सरकार बनने पर कि जो मैनिफेस्टो में बातें दी गई है, सभी अफसरों को, अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए जाते थे कि 5 साल के अंदर अंदर आपने ये काम पूरे करने हैं, और वो 5 साल के अंदर वो काम पूरे किए जाते थे। तो हम भी ये प्रयास करेंगे कि हमने जो वायदे किए हैं उनको भी हम 5 सालों के अंदर अवश्य पूरा करेंगे। अंत में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हमें खुशी है कि इस सरकार को बनाने में आपका भी बहुत सहयोग रहा। आपने भी अपने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये हमारा मैसेज घर घर तक स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से हमको ये मैंडेट मिला। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बार-बार सवाल उठ रहे हैं, तो अभी तक ये तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अलग-अलग नाम जो है सामने आ रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि आज ही ये फाइनल हुआ है कि कौन कौन जीत कर आया। जितने भी विधायक जीत कर आए उनसे हम बैठक करेंगे। हमारे ऑब्जर्वर्स जो दिल्ली से भेजे गए हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम है, हुड्डा जी है, हमारे प्रभारी होंगे और अन्य लोगों का जिनकी ड्यूटी हाई कमांड ने लगाई है, उनके साथ एक बैठक की जाएगी और जितने भी विधायक होंगे वो अपनी बात करेंगे कि हम किसको देखना चाहते हैं एज सीएम चेहरा। तो this is, I think you are taking it in the wrong light. But why we have chosen Chandigarh? Because Chandigarh is a central place for everybody. Somebody coming from Kangra, somebody coming from Una, somebody coming from Sirmaur, somebody coming from tribal areas, from Chamba.
For them, reaching Simla would take double the time. But seeing the time factor, we have considered that we will all sit down in a common place and we'll decide, we'll sit with the central leaders also, and what they say, we will discuss amongst ourselves, and whatever we come to a consensus, that we'll bring forth and we'll put it in front of High Command, and then let the High Command decide what they. एक देखिए ऐसी बात नहीं है. Why would we take any विधायक to रायपुर? Tell me. आप लोगों का दिल में शायद वो उदाहरण है कि रायपुर, गोवा में ऐसा हुआ, उत्तराखंड में ऐसा हुआ, और स्टेट्स में ऐसा, पर हिमाचल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. हम अच्छी मत से जीत कर आए हैं. 40 कैंडिडेट्स हमारे जीते हैं. तो देर इज नो सच थिंग कि somebody will defect the party and go to the other side. हाँ, मेनी ऑफ देम. जिसको सेंट्रल पड़ता है, अब जो रोडू का जीत के आएगा, ही विल डेफिनेटली कम टू शिमला. जो रामपुर है, बात करेंगे, देखेंगे ना. अब यू हैव टू डिसाइड. अभी 3-4 बजे तक तो इसका रिजल्ट पूरा हुआ है. अब इसके ऊपर मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा कि हमको कहाँ मिलना है, कहाँ हमने तय करना है. सबको कन्वीनियंट होना चाहिए वो जगह. सो दैट्स व्हाई आई थिंक चंडीगढ़ इज चोजन बिकॉज इट इज सेंट्रल फॉर एवरीबडी. व्हाई वुड अभी तक तो जब फाइनल रिजल्ट हो गया ना, तब उनको मैसेज जाएगा, एंड देन दे विल टॉक टू अस, एंड वी विल ऑल्सो टॉक टू देम. क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोशिश कर रही है, पता चला है साजिश उनको करने दो जो वो कर रहे हैं. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट आवर ओन पार्टी एंड आवर ओन कांग्रेस मैन हु हैव वन द इलेक्शन.